जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग ये पॉलिटी का जो सारे अनुच्छेदों का पढ़ रहे थे लोग, संक्षेप में संक्षेप में नहीं, शॉर्ट में हम लोग ये रिवीजन कर रहे थे लोग। तो यहाँ से हम लोग का बाकी था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से बाकी था। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ से कवर करेंगे लोग। तो अनुच्छेद 29 की बात किया जाए तो यह किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 30 में किसका वर्णन है? तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना स्थापना और प्रशासन प्रशासन ने करने का अल्पसंख्यक के वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, यानी कि जो जो संपत्ति का अधिकार था या मूल अधिकार था, इसे 44वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे निरसित, यानी कि इसका संशोधन करके मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 31 मिला के रख दिया गया। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, या यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत है। उसके बाद है अनुच्छेद 31 का संबंध किससे है? तो संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति की गई है इसमें। अनुच्छेद 31 का ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का उल्लेख अनुच्छेद 31 का ख में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 31 का ग की बात की जाए तो कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 31 का घ किससे संबंधित है? तो राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति की गई है अनुच्छेद 31 का घ में। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 भाग 3 द्वारा, यानी कि भाग 3 द्वारा जितने मौलिक अधिकार दिए हैं, 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार इसमें किया गया है। इन अनुच्छेद द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 32 का जो अनुच्छेद है यह किससे संबंधित है? तो राज्य है वह विधियों की संवैधानिक वैधिकता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 33 का संबंध किससे है? तो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 34 का संबंध किससे है? तो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब, यानी कि सेना का लॉ लगा है तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 35 की बात की जाए तो भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी कि अस्पृश्यता तथा बलात् श्रम के लिए संसद ने इसे अनुच्छेद के तहत दंड का प्रावधान किया है। नेक्स्ट है भाग 4 और भाग 4 में कितने अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं? तो 36 से 51 तक इसमें अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भाग 4 में कितने अनुच्छेद है? तो 36 से 51 तक। और इसे भाग का नाम क्या है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 36 का संबंध इसमें यह कहा गया, यानी कि अनुच्छेद 36 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक के तत्वों के लिए भी लागू होगी। भाग 37 का संबंध किससे है? तो भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसमें थोड़ा-सा जो लैंग्वेज दिया गया है, लैंग्वेज इसमें थोड़ा-सा टफ है। तो यह जो दिया गया है सिर्फ़ रिवीजन के व्यू से दिया गया है। इसका जो हम लोग व्याख्यात्मक रूप से रिवीजन किए तो लोग पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं लोग। उसके बाद देखते हैं लोग अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है? तो राज्य जो है वह लोक के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 39 का संबंध किससे है? तो जो राज्य है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं। राज्य स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राज्य है स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य
समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराएगा, किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा मिलती है? तो अनुच्छेद 39 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 39 का क, अनुच्छेद 39 का क का संबंध किससे है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 39 का क में इसकी चर्चा की गई है और इसे कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था अनुच्छेद 39 का क को। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन यानी कि गठन, ग्राम्य पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बनता है कि ग्राम्य पंचायतों की गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? तो अनुच्छेद 40 में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 का संबंध किस है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। अनुच्छेद 42 का संबंध किस है? तो काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना अनुच्छेद 42 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है? तो कर्मकारों या कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी की व्यवस्था अनुच्छेद 43 में की गई है। अनुच्छेद 43 का क, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 43 का क किसकी व्याख्या करता है? तो उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 43 का क में, और इसे भी यानी कि 43 का क को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया था यानी कि जोड़ा गया था। उसके बाद है 43 का ख। अनुच्छेद 43 का ख संविधान ने संशोधन 97वां संशोधन हुआ था 2011 द्वारा अंतः स्थापित किया गया, यानी कि अनुच्छेद जो 43 का ख है इसे कब जोड़ा गया था? तो 2011 में जोड़ा गया था। और एक से संविधान ने संशोधन के माध्यम से इसे जोड़ा गया था, तो 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 से किसकी व्याख्या करता है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 44 में। और ये सबसे पहला राज्य यानी कि स्वतंत्रता के बाद ये सबसे पहला राज्य लागू करने वाला एक समान सिविल संहिता तो कौन हो जाएगा? तो आपका उत्तराखंड में लगाया गया है। कहाँ पे? यूके में लगाया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 का संबंध किस है? तो आरंभिक शिशुत्व देख रेख यानी कि छोटे बच्चों की देख रेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराना किसका काम होगा? तो राज्य का काम होगा। और इसे कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 46 का संबंध किस है? तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी कि इसमें आरक्षण की बात कही गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 46 के तहत इन्हें आरक्षण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 किसकी व्याख्या करता है? तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर का ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 47 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? तो कृषि और ये पशुपालन का संगठन की चर्चा अनुच्छेद 48 में की गई है। अनुच्छेद 48 का क किसकी व्याख्या करता है? तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और ये वन्य तथा वन्य जीवों की रख रखाव की चर्चा अनुच्छेद 48 के क में की गई है। और इसे जो यानी कि अनुच्छेद जो 48 का क है इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, यहाँ पे स्मारक होना चाहिए, स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 49 के तहत किया जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 50। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50 किसकी व्याख्या करता है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 50 के तहत किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 51 का संबंध किस है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 51 में की गई है। उसके बाद है भाग 4 में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 का क मूल कर्तव्य या किससे संबंधित है? 51 का क में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। स्वर्ण सिंह ने समिति की सिफारिश पर इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था।
उसके बाद है भाग 5 में कितने अनुच्छेद सम्मिलित है? तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक के इसमें अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? भाग 5 का तो संघ। संघ इसमें आप एक कार्यपालिका को भी देखने को मिलेगा और राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं लोग। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो भारत का राष्ट्रपति, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति की चर्चा की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 53 में की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 54 में की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 54 में। उसके बाद है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या नीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की चर्चा अनुच्छेद 55 में की गई है। राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा अनुच्छेद 56 में की गई है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होता है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 57 में की गई है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए, उसकी चर्चा अनुच्छेद 58 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 58 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 है, यह किसकी व्याख्या करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए? यथा संसद या किसी राज्य की विधानमंडल का सदस्य ना होना तथा कोई लाभ का पद धारण ना करना, यह इसकी शर्तें हैं। अगला है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 इसमें किसकी व्याख्या की गई है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति की शपथ इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाई जाती है, तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत दिलाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 62 किसकी व्याख्या करता है? तो राष्ट्रपति के पद के रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदों की चर्चा अनुच्छेद 62 में की गई है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों को देखते हैं लोग। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 के तहत की गई है। भारत का उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 63 के तहत की गई है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, इसकी चर्चा अनुच्छेद 64 में की गई है। अनुच्छेद 65 जो है वह राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृतियों का निर्वहन करने की चर्चा अनुच्छेद 65 में की गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 66 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा तो अनुच्छेद 66 में की गई है। उपराष्ट्रपति की पदौधी की चर्चा अनुच्छेद 67 में की गई है। अनुच्छेद 68 की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदौधी की चर्चा अनुच्छेद 68 के तहत की गई है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और इस शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 70 किसकी व्याख्या करता है? तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 70 में की गई है। अनुच्छेद 71 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसद विषय की चर्चा अनुच्छेद 71 में की गई है। अनुच्छेद 72 ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? तो क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश से के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है, यानी कि राष्ट्रपति की जो क्षमा शक्ति होती है वह किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 72 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 73 का संबंध किससे है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 के तहत किया गया है। उसके बाद है अगला टॉपिक मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 74। यहाँ से भी बहुत ही बार ऐसे क्वेश्चन बना है कि मंत्री परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 74 में मिलता है। अनुच्छेद 75 का संबंध किस है? तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नियुक्ति होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वह किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है।
उसके बाद है भारत का महान्यवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे हो जाएगा? तो भारत का महान्यवादी यानी कि भारत में महान्यवादी की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अनुच्छेद 76 के तहत है। अनुच्छेद 77 का संबंध किससे है? तो भारत सरकार के कार्य का संचालन, इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 77 में कहा गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 78 में की गई है। उसके बाद है पार्लियामेंट संसद का गठन की चर्चा अनुच्छेद 79 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 79 में की गई है। राज्यसभा की संरचना यानी कि राज्यसभा का गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई? तो 80 में की गई है। लोकसभा की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 81 में की गई है। लोकसभा की जो संरचना का अधिकार है उसे उसे किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 81 में। उसके बाद है अनुच्छेद 82 का संबंध किससे है? तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन व राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 82 के तहत इसे किया जाता है। उसके बाद है संसद के सदनों की अवधि की चर्चा अनुच्छेद 83 में की गई है। संसद के सदनों की अवधि की चर्चा अनुच्छेद 83 में की गई है। संसद के सदस्यों के लिए अर्हता की चर्चा अनुच्छेद 84 में की गई है। संसद के सत्रावसान और विघटन यानी कि संसद के सत्रावसान और संसद का विघटन की चर्चा अनुच्छेद 85 में की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 86 के तहत दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 87 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की चर्चा अनुच्छेद 87 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 88 में किसकी चर्चा मिलती है? तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यवादी के बोलने व भाग लेने किंतु मत देने का अधिकार इसे नहीं दिया गया है। सदनों के बारे में मंत्री और महान्यवादी के बोलने व भाग लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 88 के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद है अगला टॉपिक संसद के अधिकारी। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की चर्चा अनुच्छेद 89 में की गई है। किसने की गई? अनुच्छेद 89 में की गई है। अनुच्छेद 90 का संबंध किससे है? तो उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना की चर्चा अनुच्छेद 90 में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना या सभापति के रूप में कार्य करने पर उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 91 में की गई है। अनुच्छेद 92 का संबंध किसी से है? तो जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने या कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, इसकी चर्चा अनुच्छेद 92 में मिलती है। नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 के तहत की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 94 का संबंध किससे है? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्यागना और पद से हटाया जाने की चर्चा अनुच्छेद 94 में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 95 का संबंध किससे है? तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 95 में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 96 का संबंध किससे है? तो जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, इसकी चर्चा अनुच्छेद 96 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 97 का संबंध किससे? तो सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की चर्चा अनुच्छेद 97 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 97 में की गई है। संसद का सचिवालय कार्य का संचालन की चर्चा अनुच्छेद 98 में की गई है। संसद का सचिवालय कार्य का संचालन अनुच्छेद 98 में किया गया है। सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान की चर्चा अनुच्छेद 99 में की गई है। अनुच्छेद 100 का संबंध किससे है? तो सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की चर्चा अनुच्छेद 100 में की गई है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मत विभाजन एवं निर्णायक मत देने की भी चर्चा अनुच्छेद 100 में की गई है। उसके बाद अगला टॉपिक है सदस्यों की निर्भरताएं। अनुच्छेद 101 में किसकी चर्चा की गई? तो स्थानों का अधिक होना, इसकी चर्चा मिलती है। उसके बाद है सदस्यों के लिए निर्भरताओं की चर्चा अनुच्छेद 102 में की गई है।
सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय या विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय से करता है। तो इसकी चर्चा किसमें मिलती है? तो अनुच्छेद 103 में मिलती है। उसके बाद अनुच्छेद 104 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने पर, प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हित किए जाने पर बैठने बैठने और मत देने के लिए प्रावधान की चर्चा अनुच्छेद 104 में की गई है। उसके बाद अगला टॉपिक है संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 105 का संबंध किससे है? तो संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि की चर्चा अनुच्छेद 105 में की गई है। सदस्यों के वेतन और भत्तों की चर्चा अनुच्छेद 106 में की गई है। उसके बाद अगला टॉपिक है विधायी प्रक्रिया। 107 अनुच्छेद 107 का संबंध किससे है? तो विधेयकों को पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध किया गया अनुच्छेद 107 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 108 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दशाओं में दोनों की संयुक्त बैठक की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 108 में की गई है। अनुच्छेद 109 का संबंध किससे है? तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 109 में की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 111 का संबंध किससे है? तो विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 111 में की गई है। उसके बाद है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 12 का संबंध यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अनुच्छेद 112 के तहत बजट की चर्चा मिलती है। अनुच्छेद 113 का संबंध किससे है? तो संसद में प्राकलनों यानी कि एस्टीमेट के संबंध में प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 113 में की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। विनियोग विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 114 में की गई है। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान अनुपूरक के अतिरिक्त या अधिक अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 115 के तहत की गई है। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की चर्चा अनुच्छेद 116 में की गई है। विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 117 में की गई है। उसके बाद है प्रक्रिया के नियम की चर्चा अनुच्छेद 118 में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 119 का संबंध किससे है? तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया या विधि द्वारा विनियमन की चर्चा अनुच्छेद 119 में मिलती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 120 का संबंध किससे है? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा अनुच्छेद 120 में की गई है। इसके अनुसार संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। किस भाषा में किया जाएगा? तो हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 121 में किसकी चर्चा मिलती है? तो संसद में चर्चा पर निबंधन यानी कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में चर्चा की जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 121 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 122 का संबंध किससे है? तो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना, इसका अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 122 के तहत दिया गया है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश से प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत की गई है। किस अनुच्छेद राष्ट्रपति की अध्यादेश से जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है संघ की न्यायपालिका। अब संघ की न्यायपालिका के अनुच्छेदों पे चर्चा करते हैं लोग। तो अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की चर्चा अनुच्छेद 124 में की गई है। न्यायाधीशों के वेतन आदि की चर्चा अनुच्छेद 125 के तहत की गई है। न्यायाधीशों के वेतन आदि की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 125 में। अनुच्छेद 126 का संबंध किससे है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, यहाँ पे न्यायमूर्ति होना चाहिए, आप अपने बुक में न्यायमूर्ति कर लेंगे। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है तथा न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है। अगला है अनुच्छेद 128 से। अनुच्छेद 128 क्या बताया? तो उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीशों की उपस्थिति की जाएगी या किस अनुच्छेद में चर्चा या वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 128 में इसका वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद 129 ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख है न्यायालय होना। जो उच्चतम न्यायालय है वह क्या है, तो यह एक प्रकार का अभिलेख है न्यायालय है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 129 में की गई है। उच्चतम न्यायालय का स्थान की चर्चा अनुच्छेद 130 में की गई है। अनुच्छेद 131 नेक्स्ट है, अनुच्छेद 131 का संबंध किससे है, तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का संबंध अनुच्छेद 131 से है। अनुच्छेद 131 का क अनुच्छेद 131 का क क्या कहता है कि केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता होगी। यह किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है, तो अनुच्छेद 131 का क के तहत निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 132। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय, यहाँ पे अपीलीय होनी चाहिए, अपीलीय अधिकारिता की चर्चा अनुच्छेद 132 में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 133। अनुच्छेद 133 से किससे संबंधित है, तो उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की चर्चा अनुच्छेद 133 में की गई है। अनुच्छेद 134 दांडी के विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता की चर्चा अनुच्छेद 134 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 134 का क। अनुच्छेद 134 का क में क्या कहा गया है, तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई, तो अनुच्छेद 135 में की गई है। अनुच्छेद 136 का संबंध किससे, तो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत की चर्चा अनुच्छेद 136 में की गई है। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन, यानी कि इसका अगर कोई निर्णय या आदेश दिया है उच्चतम न्यायालय तो उसका पुनर्लोकन यानी कि रिव्यू कर सकता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 137 में की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन या रिव्यू का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 137 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की चर्चा अनुच्छेद 138 में की गई है। नेक्स्ट है कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना है। अनुच्छेद 139 के तहत है। अनुच्छेद 140 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों की चर्चा अनुच्छेद 140 में की गई है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। इसकी चर्चा अनुच्छेद 41 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई, तो अनुच्छेद 141 में। उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश की चर्चा अनुच्छेद 142 में की गई है। अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है, तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 143 में की गई है। अगला है अनुच्छेद 144 का संबंध किससे है, तो सिविल और न्यायिक के प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है अनुच्छेद 144 का क विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 144 के क के तहत है। 145 न्यायालय के नियम आदि की चर्चा अनुच्छेद 145 में की गई है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय की चर्चा अनुच्छेद 146 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 147 में किसकी चर्चा है, तो निर्वाचन की चर्चा है। अगला टॉपिक है भारत का नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 के तहत की गई है। अनुच्छेद 148 का संबंध किससे हो जाएगा, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और इस शक्तियों की चर्चा अनुच्छेद 149 में की गई है। यानी कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी कर्तव्य और उनकी शक्तियों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 149 में की गई है। अनुच्छेद 150 से संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप की चर्चा अनुच्छेद 150 में की गई है। संपरीक्षा प्रतिवेदन की चर्चा अनुच्छेद 51 में की गई है। उसके बाद है भाग 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 6। आप यहाँ से याद रखेंगे कि भाग 6 में कितने अनुच्छेद सम्मिलित है, तो 152 यानी कि अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 इसमें सम्मिलित किए गए हैं भाग 6 में।
अनुच्छेद 152 में यानी कि राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई? तो राज्य की परिभाषा। उसके बाद है अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में चर्चा अनुच्छेद 153 में की गई है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन या चर्चा अनुच्छेद 154 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 154 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 155। इसमें किसकी चर्चा मिलती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल की पदोवधि की चर्चा अनुच्छेद 156 में की गई है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए? इसकी चर्चा अनुच्छेद 157 में की गई है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। राज्यपाल के पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होगी? उसकी चर्चा अनुच्छेद 158 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 158 में। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा अनुच्छेद 159 में की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है या की गई है? तो अनुच्छेद 159 में। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन की चर्चा अनुच्छेद 160 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 161। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास से क्षमा की शक्ति होती है अनुच्छेद 72 के तहत, उसी प्रकार से राज्यपाल के पास भी 161 अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा आदि की शक्ति होती है। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 161 में की गई है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 162 के तहत किया गया है। उसके बाद है मंत्रि परिषद। यह मंत्रि परिषद जो है यह राज्य की मंत्रि परिषद के बारे में बात किया गया है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद का गठन किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 163 के तहत। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 163 के तहत। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्य का या अनुच्छेद 164 में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद है राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 165। राज्य का महाधिवक्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट टॉपिक है सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166 का संबंध किससे? तो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन की चर्चा अनुच्छेद 166 में की गई है। अगला है अनुच्छेद 167। राज्यपाल को जानकारी देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्य होगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 167 में की गई है। उसके बाद अगला टॉपिक है राज्य का विधानमंडल। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 168 तो राज्यों के विधानमंडलों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्यों के विधानमंडलों का गठन अनुच्छेद 168 के तहत किया जाता है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्थान या सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। विधानसभाओं की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 170 में की गई है। विधानसभाओं की संरचना की चर्चा अनुच्छेद किसमें की गई? तो अनुच्छेद 170 में की गई है। विधान परिषदों की संरचना किस अनुच्छेद में की गई है? तो आपका इसकी चर्चा अनुच्छेद 171 में की गई है। विधान परिषदों की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 171 में की गई है। राज्यों के विधानमंडल की अवधि की चर्चा अनुच्छेद 172 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 172 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 173। राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं कौन कौन सी होगी? इसकी चर्चा अनुच्छेद 173 में की गई है। उसके बाद है राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रवसान और विघटन, यानी कि विधानमंडल के सत्रवसान और विधानमंडल के विघटन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 174 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 175। सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 175 में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की चर्चा अनुच्छेद 176 में की गई है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 176 में मिलती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सदनों के बारे में मंत्रियों के महाधिवक्ता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 177 में की गई है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। अगला टॉपिक का नाम क्या है? राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 178 में की गई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने की चर्चा अनुच्छेद 179 के तहत की गई है। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 180 में की गई है।
अनुच्छेद 81 उसके बाद है सॉरी अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 का संबंध किससे है? तो जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना, इसकी चर्चा अनुच्छेद 181 में की गई है। नेक्स्ट है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति की चर्चा अनुच्छेद 182 में की गई है। सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, उनके पद त्याग और पद से हटाए जाने की चर्चा अनुच्छेद 183 में की गई है। अनुच्छेद 184 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 184 का संबंध किससे है? तो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप सभापति यहाँ पे सभापति होने चाहिए, उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 184 में की गई है। अनुच्छेद 185 का संबंध किससे है? तो जब सभापति या उप सभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना, इसकी चर्चा अनुच्छेद 185 में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 186 का संबंध किससे? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तों की चर्चा अनुच्छेद 186 के तहत मिलती है। उसके बाद है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय कार्य संचालन, इसकी चर्चा अनुच्छेद 187 में की गई है। उसके बाद अगला टॉपिक है कार्य के संचालन। सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान की चर्चा अनुच्छेद 188 में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 189 का संबंध किससे? तो सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदस्यों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति यानी कि कोरम में सदस्यों की निर्भरता की चर्चा अनुच्छेद 189 में की गई है। उसके बाद है सदस्यों की अगला टॉपिक का नाम क्या है? सदस्यों की निर्भरताओं की चर्चा। स्थानों का रिक्त होना, यानी कि सदस्य के स्थानों का रिक्त होना, इसकी चर्चा अनुच्छेद 190 में की गई है। सदस्यता के लिए निर्भरताओं की चर्चा अनुच्छेद 191 में की गई है। सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर भी निश्चय की चर्चा अनुच्छेद 192 में मिलती है। उसके बाद है अनुच्छेद 193 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए निर्रहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों की चर्चा अनुच्छेद 193 में की गई है। उसके बाद अगला टॉपिक है राज्य के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार, जिसमें सबसे पहला अनुच्छेद है 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार आदि की चर्चा अनुच्छेद 194 मिलती है। किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 194 में की गई है। सदस्यों के वेतन और भत्तों की चर्चा अनुच्छेद 195 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 195 में। उसके बाद है विधायी प्रक्रिया, यानी कि राज्य के स्तर पर विधायी प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं लोग। अनुच्छेद 196 का संबंध किससे है? तो विधेयकों को पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में चर्चा अनुच्छेद 196 में की गई है। अनुच्छेद 197 का संबंध किससे है? तो धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन की चर्चा अनुच्छेद 197 में की गई है। नेक्स्ट है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 198 में की गई है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 199 के तहत राज्य स्तर पर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। उसके बाद है विधेयकों पर अनुमति की चर्चा अनुच्छेद 200 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 200 में की गई है। विचार के लिए आरक्षित विधि की चर्चा अनुच्छेद 201 में मिलती है। किसमें? अनुच्छेद 201 में मिलती है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अनुच्छेद 202 में मिलती है। किसमें मिलती है? अनुच्छेद 202 में मिलती है। विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 203 में की गई है। विनियोग विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 204 में की गई है। किसमें की गई? तो अनुच्छेद 204 में। अनुपूरक के अतिरिक्त या अधिक अनुदान की चर्चा अनुच्छेद 205 में की गई है। लेखा अनुदान प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की चर्चा अनुच्छेद 206 में की गई है। विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 207 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 207 में की गई है। उसके बाद प्रक्रिया के नियम की चर्चा अनुच्छेद 208 में की गई है।
अनुच्छेद 209 का संबंध किससे है? तो राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन की चर्चा अनुच्छेद 209 में की गई है। विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 210 में की गई है। नेक्स्ट है विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन की चर्चा अनुच्छेद 211 में की गई है। न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना की चर्चा अनुच्छेद 212 में की गई है। उसके बाद अगला टॉपिक है राज्यपाल की विधायी शक्ति। अगला टॉपिक का नाम क्या है? राज्यपाल की विधायी शक्ति। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश से प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति, यानी कि राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 213 के तहत दी गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला टॉपिक है राज्यों के उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट की चर्चा अब हम लोग ये देखते हैं लोग। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना इसकी चर्चा अनुच्छेद 215 में की गई है। उच्च न्यायालयों का गठन की चर्चा अनुच्छेद 216 के तहत की गई है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें या शर्तों की चर्चा अनुच्छेद 217 में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना इसकी चर्चा अनुच्छेद 218 में की गई है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा अनुच्छेद 219 में की गई। किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 219 के तहत की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीश से रहने के पश्चात व्यवसाय पर निर्बंधन की चर्चा अनुच्छेद 220 के तहत की गई है। न्यायाधीशों के वेतन आदि की चर्चा अनुच्छेद 221 में की गई। किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 221 में की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण की चर्चा अनुच्छेद 222 में की गई है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 223 में की गई है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 224 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 224 का उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 224 के क के तहत की गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 225 से विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता की चर्चा अनुच्छेद 225 में की गई है। कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 226 के तहत की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है कि उच्च न्यायालय जो होते हैं या हाई कोर्ट होते हैं, उन्हें रीट निकालने की शक्ति का अधिकार किसे अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 226 का अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार न किया जाने की चर्चा अनुच्छेद 226 के क के तहत की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 227 से सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालयों की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 227 के तहत दी गई है। कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को अंतरण इसकी चर्चा अनुच्छेद 228 में की गई है। अनुच्छेद 228 का क यह किससे संबंधित है? तो राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों की निपटारे के बारे में विशेष उपबंध की चर्चा की गई अनुच्छेद 228 का क में। उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय की चर्चा अनुच्छेद 229 में की गई है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार की चर्चा अनुच्छेद 230 में की गई है। अगला है अनुच्छेद 231 से यह किससे संबंधित है? तो दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना, इसकी चर्चा अनुच्छेद 231 में की गई है। ये भी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनता है कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 232 को निरसित कर दिया गया है, अनुच्छेद 232 को। उसके बाद अगला टॉपिक है अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 233 का संबंध किससे है? तो कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण की चर्चा अनुच्छेद 233 का क के तहत किया गया है। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती की चर्चा अनुच्छेद 234 में की गई है।
अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की चर्चा अनुच्छेद 235 में की गई है। अनुच्छेद 236 इसमें निर्वाचन की चर्चा की गई है। इसमें किसकी चर्चा है? तो निर्वाचन की चर्चा है। 237 नेक्स्ट है अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, इसकी चर्चा अनुच्छेद 237 में की गई है। उसके बाद ये अगला टॉपिक है भाग 7। भाग 7 भले ही इसे निश्चित या समाप्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाग 7 इसमें कौन से अनुच्छेद सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 238 को इसमें सम्मिलित किया गया था। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों की चर्चा इसमें की गई है। अनुच्छेद 238 को सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया था। अगला भाग है भाग 8 है। भाग 8 में कौन-कौन से अनुच्छेद सम्मिलित हैं? तो अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 से 242 से तक का अनुच्छेद को इसमें सम्मिलित किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों की चर्चा इस भाग में की गई है। जिसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला अनुच्छेद है 239। अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की चर्चा अनुच्छेद 239 में की गई है। अनुच्छेद 239 का क कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन की चर्चा अनुच्छेद 239 का क में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 239 का क यानी कि आपका सब क्लॉज का यहाँ पे आप इसे सुधार कर लेंगे कि अनुच्छेद 239 का क्लॉज का सब क्लॉज एक होना चाहिए। तो इसकी यानी कि इससे यह जो अनुच्छेद है किससे संबंधित है? तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 239 का क्लॉज क का सब क्लॉज 1 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 239 का क का ख में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 239 का क के ख में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 239 का ख। अनुच्छेद 239 का ख किससे संबंधित है? तो विधानमंडल के विशांति काल में अध्यादेश से प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति की चर्चा अनुच्छेद 239 के ख में की गई है। अनुच्छेद 240 का संबंध किससे है? तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन करने की चर्चा अनुच्छेद 240 में की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों की चर्चा अनुच्छेद 241 में की गई है। कुर्क से संबंधित विचारों के अध्ययन की बात की जाए तो अनुच्छेद 242 के अंतर्गत एक किया गया है।